एक दिन ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम पड़ने की वजह से मैं रुक गई। काम करते करते रात के 8 बज गए थे। बरसात का मौसम था लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही थी। मैं ऑफिस से कुछ दूर निकली थी कि बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। मैं भीगते हुए जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र सामने वाली कार पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम सुधा है। मेरे परिवार में मेरे भैया, मैं और माँ रहते हैं। मेरे पापा एक बार चारों धाम की यात्रा पर गए हुए थे। धाम जाते हुए रास्ते में बस एक नदी में गिर जाती है। नदी में बहाव बहुत तेज था तो बस भी नदी में बह गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उस बस का कहीं पता नहीं लगा। अखबार में भी हमने इश्तिहार दे दिया लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस प्रकार से हम लोगों को आभास हो चुका था कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे भैया ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। मेरे भाई एक ईमानदार पोस्ट मास्टर थे। उन लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। मेरे भैया की शादी मेरे खाला की लड़की से हुई थी। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन भैया की शादी हुए 3 साल हो चुके थे और अभी तक एक भी बच्चा घर में नहीं था। भैया तो बाहर बहुत खुश रहते थे लेकिन जब घर आते तो बहुत उदास हो जाते। भाभी को इस बात का सदमा पहुंचता लेकिन कुदरत के आगे हर आदमी बेबस होता है। हम उससे सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं और करना धरना उसका काम है। एक दिन माँ ने भैया से कहा कि अब सुधा की शादी होनी चाहिए। सुधा 21 साल की हो गई है। अपनी शादी की बात सुनकर मैं शर्मा कर कमरे में चली गई लेकिन जब मेरी शादी की बात हो रही थी तो भाभी का मुंह लटका हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी मेरी शादी को लेकर इतना निराश क्यों है। एक दिन भैया के दोस्त विक्रम भैया रिश्ते की बात को लेकर घर आए। वैसे तो विक्रम भैया मुझे पहले भी देखते थे लेकिन आज बहुत ध्यान से देख रहे थे। जो बात मेरे भैया ने नोटिस की थी उनको यह बात अच्छी नहीं लगी थी। विक्रम भैया को आभास हो चुका था कि शायद मेरा ध्यान से देखना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो साफ साफ लफ्जों ने उन्होंने कहा, देख भाई, मैं समझ सकता हूँ कि तुमको यह बात बुरी लगी है लेकिन मैं सुधा को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज सुधा को बहुत ध्यान से देख रहा था और मेरी तुम्हारी दोस्ती अब शायद रिश्तेदारी में बदल जाएगी। विक्रम भैया की बात सुनकर भैया ने कहा, क्या तुम कैलाश की बात कर रहे हो? विक्रम भैया ने कहा, जी हाँ, मैं कैलाश की बात कर रहा हूँ। तो भैया ने कहा, वह इस समय कहाँ पर है, कहाँ पर रहता है? मैंने तो उसे लगभग 1 साल हो गया नहीं देखा। आखिर वह रहता कहाँ है? विक्रम भैया ने कहा, वह विदेश में काम करता है। तो आपके यहाँ कहाँ दिखेगा? भैया ने कहा, तो घर कब तक आएगा? मुझे उससे कुछ बात करनी है। उसके बाद सुधा की मर्जी होगी तो समझो शादी पक्की है। यह बात सुनकर विक्रम भैया बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं तो तुझे मना ही लूँगा, बस सुधा मान जाए। विक्रम भैया ने कैलाश से बात बात कर उसको घर बुला लिया। कैलाश अपने घर पर जब आया तो विक्रम मेरे भैया को बुलाया। विक्रम को इस बात का यकीन था रिश्ता पक्का हो जाएगा। मेरे भैया कैलाश से मिले, कुछ बातें पूछी और कहा, कैलाश एक अच्छा लड़का है, इसकी बातों से मैं सहमत हूँ, एक जिम्मेदार लड़का है। भैया ने कहा, आप लोग 2-4 दिन में जैसे टाइम मिले मेरे घर कैलाश को लेकर आइए और सुधा भी कैलाश को देख लेगी और उससे भी थोड़ा बहुत बात कर लेगी तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ज़िंदगी की बात है तो एक दूसरे की बातों को समझकर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो ठीक रहेगा। विक्रम भैया ने कहा, ठीक है। 2 दिन बाद विक्रम भैया, कैलाश और विक्रम भैया की माँ घर पर मुझे देखने आए। भैया ने मेहमानों के लिए कई तरह के व्यंजन बनवाए थे। सबने खूब खाया। फिर मेरी होने वाली सास ने मेरी भाभी से कहा, लड़की तो दिखा दीजिए। जब मैं सामने पहुंची तो सब लोग मुझे देखते रह गए क्योंकि मैं पहले भी बहुत खूबसूरत थी और आज मैंने बहुत अच्छे से मेकअप किया था तो और भी खूबसूरत लग रही थी। कैलाश मुझे देखा तो देखता ही रह गया। फिर मेरे भाभी ने कहा, अब तुम अंदर जाओ। मैं कमरे में चली गई। उसके बाद मेरे माँ ने कहा, कैलाश बेटा, तुम सुधा से कुछ बात करना चाहोगे? तो कैलाश ने कहा, अगर वह करना चाहे तो कर सकती है, वैसे सुधा मुझे पसंद है। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी ने कुछ नहीं कहा। जाते समय विक्रम भैया की माँ ने मुझे 5,000 दिए। कहा, रख लो बेटा, यह तुम्हारे खर्च में काम आएंगे। इस तरह से रिश्ते की बात पक्की हो जाती है। मेरे भैया को 2 माह के लिए बाहर जाना था। जब वह चले गए तो हमारे गांव में एक हकीम जी आए थे जो बहुत से रोगों का इलाज करते थे, जिसमें इन्हीं संतान लोग भी जा रहे थे और उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा था। तो मेरी भाभी मुझसे जिद करने लगी कि सुधा, चलो उस हकीम के पास चलते हैं, हो सकता है कुछ बताएं या कुछ दवा दें जिससे हमारे घर में भी किलकारी गूंजे। मैंने कहा, भैया से पूछ लेते हैं फिर चलेंगे। तो भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर वह बिल्कुल भी इन सब बातों को नहीं मानते। मैं भाभी के साथ हकीम के पास गई तो हकीम ने महिलाओं को देखने के लिए एक कमरा बना रखा था।
उसी में महिलाओं को देखता था। हकीम ने मुझे बाहर बिठा दिया और भाभी को अंदर बुला लिया। उसके बाद जब 15-20 मिनट हो गए तो भाभी की शक्ल उड़ी उड़ी सी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है भाभी? हकीम ने कुछ गलत तो नहीं किया? भाभी ने कहा, पागल है क्या, ऐसी बात नहीं करते, वह बहुत अच्छे इंसान है। भाभी के मुंह से हकीम की तारीफ सुनकर मुझे कुछ दाल में काला लग रहा था। भाभी जब से हकीम से मिलकर आई थी तब से वह कुछ बदली बदली लग रही थी और घर में अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती थी। शायद हकीम ने उसे कुछ बताया था जो मुझसे छुपा रही थी। मैंने भाभी से कुछ पूछा लेकिन भाभी ने मना कर दिया, कहा कुछ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। एक दिन रात को 10 बजे बज रहे थे। एक लड़का दरवाजे पर आया जो मुंह पर मास्क लगा रखा था। उसने भाभी को काली पन्नी में कुछ सामान दिया और चला गया। मैंने सोचा हमारे गांव के चाय वाले का लड़का है, शायद भाभी ने चाय मंगवाई है। फिर उस पन्नी को लेकर भाभी कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। अगले दिन वह लड़का फिर काली पन्नी में कुछ सामान भाभी को ला कर देता है। वह सीधा कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद भाभी ने दरवाज़ा खोला तो बहुत खुश नज़र आ रही थी और उसके बदन से कुछ हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस काली पन्नी में क्या होता है जिससे भाभी इतना खुश रहती है और महकती है। इस तरह 1 महीने तक लड़का आता, भाभी को पन्नी देता और चला जाता और भाभी खुश हो जाती। एक दिन मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से मैं 8 बजे तक वहाँ रुक गई। बहुत रात हो चुकी थी। मैं अपनी स्कूटी से आ रही थी कि रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैंने सोचा भीगते हुए ही किसी तरह घर पहुँचा जाए। मैं खूबसूरत और नौजवान लड़की थी, मुझे अपनी इज्जत की बड़ी फिक्र थी। स्कूटी चला रही थी, अचानक मेरी स्कूटी ख़राब हो जाती है और कुछ दूर पर एक कार दिखाई देती है। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, कार में देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस कार में मेरे पिताजी बेहोश पड़े थे। कार से पिताजी को निकालकर जैसे तैसे करके उनको अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, ये ठीक हैं। जब उनको होश आया, वह मुझको पहचान नहीं पा रहे थे। मेरे भैया जी भी घर आ चुके थे और जब वे अस्पताल पहुँचे तो पिताजी को देखकर रोने लगे, क्योंकि पिताजी पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। 3-4 दिन के बाद डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया और उनको लेकर हम घर चले आए। 1 हफ्ता तक घर पर वो रहे। फिर थोड़ा थोड़ा जब उनको होश आया तो उन्होंने जो बताया वह बहुत डरावनी था। उन्होंने कहा, मैं एक ड्रग्स माफिया के हाथ लग गया था और वह लोग रोज़ मुझ पर नए नए इंजेक्शन का प्रयोग करते थे जिससे मेरी जान निकल जाती थी। और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, यह सुनकर आंखों से आंसू गिर रहे थे और दिल ही दिल हम लोग भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे। माँ ने कहा, सुधा, शायद भगवान को मंजूर था कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे पिता भी शामिल हों, इसलिए आज यहाँ ये सही सलामत मौजूद है। तो मेरी भाभी ने कहा, सुधा की शादी कैलाश से नहीं होगी। इतना सुनना था कि घर वाले सब चौंक गए। भैया ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या खराबी है कैलाश में? तो भाभी ने कहा, मैंने कह दिया कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। भैया ने कहा, यह बात तुमको पहले बतानी चाहिए थी। तो भाभी ने कहा, मुझे यह बात बाद में पता चली है। भैया ने कहा, कौन सी बात? तो भाभी ने कहा, रहने दीजिए। फिर मैंने कहा, तुमको यह बात बतानी होगी, कैलाश से शादी क्यों नहीं करनी है? तो भाभी ने कहा, सुधा, रात 10 बजे जो काली पन्नी को लेकर लड़का घर आता था वह कोई और नहीं कैलाश था। मैं यह बात सुनकर चौंक गई। तो मैंने कहा, दिक्कत क्या है? तो भाभी ने बताया, कैलाश अच्छा लड़का नहीं है। उस पन्नी में 4 गुलाब के फूल होते थे जिसे मैं खाती थी। गांव में जो बाबा आए हैं उन्होंने कहा था कि अगर 1 महीने तुम किसी अच्छे लड़के के हाथ से 4 गुलाब के फूल रोज़ाना सोते समय खाओगी तो तुमको संतान प्राप्ति होगी। और मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। इसका मतलब कि कैलाश अच्छा लड़का नहीं है। पिताजी ने कहा, मुझे यह उस बाबा से बुलवाइए। भाभी ने पिताजी को बाबा के पास लेकर गई। जैसे ही बाबा ने पिताजी को देखा, अपनी कुटिया से निकलकर भाग गया। घर वाले देखकर सब चौंक गए। हमने पिताजी से पूछा, क्या बात है पिताजी, वह आपको देखकर कहाँ भाग गया? तो पिताजी ने बताया, यह वही लालची इंसान है जिसने 5000 के लिए बस नदी में डुबो दिया था। दोस्तों, किसी पाखंडी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।